हेलो 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 गाइस। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। और मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अपने घर पर ही रहें और बाहर ना निकलें किसी भी कीमत पर। अगर कुछ कुछ ज़रूरी सामान आपको ख़रीदना है, कुछ एसेंशियल ख़रीदना है, तब बाहर जाएं, लेकिन पूरी की पूरी प्रिकॉशंस के साथ जाएं, पूरी की पूरी सुरक्षा के साथ जाएं। और बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ कि हमारे आसपास के लोग, इवन घर पे भी बात होती है और दोस्तों में भी बात होती है, और नॉर्मली हम फ़ोन से जुड़े रहते हैं, तो बहुत लोगों का ये सवाल है कि कोरोना कब जाएगा और कैसे जाएगा, कब तक हमें ऐसे घर पे बंद के रहना पड़ेगा, कब ऐसा वो दौर आएगा नॉर्मल जब हम एक दूसरे से हाथ मिला सकेंगे, एक दूसरे के गले लग सकेंगे। खैर, तो वो सब बात करने के लिए मैं आपके साथ अभी जुड़ा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मुझे लगता था कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि मेरे आसपास के कुछ लोग हैं जो मेरे जानने वाले हैं, और जो थोड़े दूर के जानने वाले भी हैं, क्योंकि अब सब व्हाट्सएप से जुड़े हैं। तो व्हाट्सएप अपने आप में एक पूरी यूनिवर्सिटी है, तो हम सब उसी के छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो मेरे पास भी व्हाट्सएप है और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ व्हाट्सएप का। तो व्हाट्सएप पे कई तरह की भ्रांतियाँ, कई तरह के ऐसे फेक वीडियोज़ या फिर मैसेजेस सामने रोज़ आ रहे हैं कि जिसको अगर आप वो कर लेंगे उपाय, तो कोरोना ठीक हो जाएगा, या फिर कोरोना जो है भाग जाएगा और सब नॉर्मल हो जाएगा। तो उसी पे चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ, और ये भी चर्चा करेंगे कि कोरोना असली में जाएगा या नहीं जाएगा। तो सबसे पहले बात की शुरुआत करते हुए मैं बात करना चाहता हूँ कि आपके पास व्हाट्सएप पर कोई भी ऐसा मैसेज आए, तो उसका बिना ऑथेंटिसिटी चेक किए, उसको बिना फास्ट चेक किए आप उसको आगे फॉरवर्ड मत कीजिए, ठीक है? क्योंकि जब व्हाट्सएप पे ऑलरेडी जब आपके पास मैसेज आता है, तो उसमें लिखा होता है कि मैनी टाइम्स फॉरवर्डेड, इस तरीके से लिखा होता है, तो समझ जाते हैं कि ये कई लोगों के पास पहुंचा होगा ये जो मैसेज है। और आप भी बिना सोचे समझे, या उसको बिना, कई लोग तो उसको देखते भी नहीं है पूरे मैसेज को या पूरी वीडियो को, आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हम सब पढ़े लिखे हैं, हम सब समझदार हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको पहले खुद से चेक करें और उसके बाद हम उसको आगे फॉरवर्ड करें। तो ऐसे कई तरीके के मैसेजेस आते हैं जिसमें मतलब लगता है कि यार ये तो देखने से ही या सुनने से ही पहले 10 सेकंड में एकदम फेक लग जाएगा, लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और वैसे मैसेजेस जो हैं आपके दोस्त आपको करते हैं, आपके जानने वाले आपको करते हैं, जिनसे आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप वो मैसेज आप रिसीव करें उनसे। एनीवेज, तो जिस चुनिंदा कुछ ऐसे एसएमएस हैं, जैसे कि अभी बहुत लेटेस्ट मैसेज है कि एक डॉक्टर साहब बता रहे हैं अपने फ़ोन पर कि कोरोना जो है हवा में फैल रहा है, हमारे वातावरण में फैल गया है और लोगों के घरों में घुस रहा है। जहाँ पे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनको जाके कोरोना कर रहा है। तो उससे बचने के उपाय उन्होंने आयुर्वेद का सहारा लेके, या जो भी हमारे पुराने ग्रंथ हैं उनका सहारा लेके बताया कि यज्ञ करिए घर पे और ये सामग्री रखिए, और उससे क्या है कि घर शुद्ध हो जाएगा, ये है वो है। तो इस तरह के जब कोई मैसेजेस आते हैं आपको, तो आपको फास्ट चेक करना चाहिए, आपको देखना, डिटेल देखनी चाहिए कि ये मैसेज सही है कि नहीं, और ये क्या हो भी सकता है कि नहीं। और उससे पहले कुछ एक आया था कि एक बाबा जी बोल रहे हैं कि उनको कोरोना हुआ था, उनके कुछ जानने वालों को कोरोना हुआ था, तो उनका एक सिद्ध करके, मतलब एक सिद्ध इलाज है उनके पास कि नींबू की कुछ बूंदें लेकर आप दोनों नोस्ट्रिल में डाल, नाक में डाल लीजिए, तो आपका कोरोना जो है जड़ से मर जाएगा और दोबारा कभी नहीं होगा, या फिर और जो बीमारियां हैं वो ठीक हो जाएंगी। तो फिर पता चला कि एक न्यूज़ आई कि कर्नाटक में एक आदमी ने इसी तरीके से उपाय किया और वो वहीं पे मर गया, मतलब कोरोना से नहीं मरा, लेकिन वो नींबू की बूंदों से मर गया, ठीक है? तो कई लोग कहते हैं कि अनियन खाने से जो है कोरोना चला जाएगा, लहसुन खाने से कोरोना चला जाएगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें बकवास हैं। हाँ, आपकी कुछ आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प कर सकता है कि आप कुछ ऐसी मेडिसिनल चीज़ें कुछ खा रहे हो, ठीक है? जैसे आप अनियन खा रहे हो या लहसुन खा रहे हो, इस तरह के कुछ मसाले खा रहे हो, तो मे बी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकता है वो।
बट वो कोरोना ख़त्म कर देगा और या फिर उसका इलाज कर देगा, ऐसी सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें फेक हैं। ठीक है, अभी और क्या चल रहा है कि बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है कि बहुत तरह तरह की वीडियोस बनने के इंडिया में जो है 5G स्पेक्ट्रम की जो टेस्टिंग है वो स्टार्ट हो गई है ना। उस चक्कर में के जो है रेडिएशंस हैं, मेन रीज़न कोरोना का वही है, और इसलिए 5G टेस्टिंग जो है वो बैन होनी चाहिए। और आप अपने रात को घर पे जो है फ़ोन अपने सर के पास रख के मत सोइए, 12 बजे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। रात को जो है टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं तो रात में ज़्यादा रेडिएशंस होती हैं। और जो लोग ये फॉरवर्ड करते हैं उनको ना स्पेक्ट्रम का ढंग से मतलब भी नहीं पता होता है। उनको अगर पूछ लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक्चुअली है क्या, उसमें कितनी तरह के रेडिएशंस होती है, कितनी तरह की वेव्स होती हैं, उनको एक भी नहीं मालूम होगी। ठीक है, और उसके क्या क्या कार्य होते हैं बिल्कुल नहीं मालूम होगा। तो लेकिन वो जो है बिना सोचे समझे, बिना फास्ट चेक किए वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं कि 5G टेस्टिंग हो रही है, 5G टेस्टिंग तो ऑलरेडी कई जगह 2 साल पहले हो चुकी है, 3 साल पहले हो चुकी है, तब तो कोरोना नहीं था, कई देशों में हो चुकी है। तो ये हमारी सौभाग्य की बात है कि इंडिया में एटलीस्ट स्टार्ट तो हुई है। ये 5G टेस्टिंग के बाद आपको मस्त वाला एकदम फास्ट इंटरनेट मिलेगा, और तब आप जो है ये जो न्यूज़ फैलाते हो आप और जल्दी फैला सकोगे। ठीक है, तो इसका थोड़ा आपको शुक्र मनाना चाहिए कि आपके पास 5G आ जाएगा इंडिया में। एनीवेज, तो इसी तरीके से ना जब जब कोई बीमारी फैलती है, खासकर ये जो छुआछूत वाली बीमारी जो कंटेजियस होती है, ये फैलती है, तो कुछ भ्रांतियाँ भी जो होती हैं, कुछ फेक न्यूज़ भी जो है फैलती हैं। मतलब वो अभी की बात नहीं है, पुराने टाइम पे जब 1918 या 1920 के आसपास जब स्पेनिश फ्लू फैला था, तभी इस तरह की मतलब भ्रांतियाँ जो हैं फैली थी कि इंडिया में भी आया था, तो उसको हम बॉम्बे फ्लू के नाम से जानते हैं, कि बहुत सारे लोग मरे थे। इंडिया की आबादी उस टाइम 25 करोड़ थी। ठीक है, और 25, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं। तो इंडिया की आबादी उस टाइम पे 25 करोड़ थी। 25 करोड़ में से 1.75 यानी कि 1,75,00,000 इंसान मरे थे, जो कि उस समय उस आबादी का 6% के आसपास था। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि और जबकि उस बीमारी का इलाज जो है वो दवाई से हुआ था, ना कि किसी टूने टोटके या फिर ये जो देसी इलाज होते हैं उनसे हुआ था। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना वो है नेग्लिजेंस, कि आप जो है ये चीज़ें नकार देते हो, जो भी साइंटिफिकल चीज़ें हैं आप उनको नकारते हो, मतलब उसको निगलेक्ट करते हो। ठीक है, तो कई लोग तो पूछते हैं कि कोरोना कहाँ है, हमें प्रूफ ला के दिखाओ। मतलब उन्होंने कोरोना देखा नहीं है तो उनको विश्वास नहीं है। जिनके साथ बीत रही है उनसे पूछो कि कोरोना एक्चुअली है क्या, कितना ख़तरनाक बीमारी है। ठीक है, और कईयों का ये है कि भाई हमारे इंडियंस में जो है इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है, और इसलिए जो है हम पे ज़्यादा असर नहीं करेगा, और वो चला जाएगा, या हमको होगा तो हम ठीक भी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो चलती हैं ना, तो फिर कोरोना ने देखो कितने तरीके से अपना असर दिखाया है कि अभी जो त्राही त्राही मच रही है वो उसमें इम्यूनिटी आपकी कहाँ जा रही है। अभी जो मोर्टेलिटी रेट है या फिर जितने लोग मर रहे हैं वो कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, बीच में हमारी गवर्नमेंट को भी कुछ इस तरीके से लग गया था, जब 2020 में जब कोरोना की जो सेकेंड वेव शांत हुई थी, और उसके बाद कुछ 4-5 महीने हमने आसानी से अच्छे से निकाले थे, तो सभी शॉक्ड थे कि भाई कैसे चला गया, एकदम से ऐसे गायब हो गया, हम सब नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ गए। तो गवर्नमेंट ने भी ढील दे दी, उनको भी लगा कि अरे इंडिया में क्या ही होगा। कई लोग बोलते हैं कि अरे गर्मी आ जाएंगी तो कोरोना अपने आप मर जाएगा, है ना। पिछले साल भी ऐसा होता कि गर्मियों में कोरोना मर जाएगा, बारिश में चला जाएगा, भी बह जाएगा। तो अभी तो गर्मियाँ चल रही हैं, अभी तो कोरोना जो है एकदम अपने पीक पे है। एक्चुअली वायरसेस को ये जो टेम्परेचर है उनके लिए सूटेबल है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर में वो बहुत जल्दी जो है अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। एनीवेज, ये लोग बोलते हैं स्टीम लेने से हो जाएगा, गार्गल करने से हो जाएगा, अनियन खाओ दुनिया भर के, है ना, और मंत्र पढ़ो, मंत्र। जहाँ तक स्टीम लेने वाली बात है, अनियन खाने वाली बात है, आप इम्यूनिटी आपकी बूस्ट हो सकती है। ठीक है, वो आपको करना चाहिए, लेकिन अगर खाली इसी के बेस पे आप बोले कि नहीं यही इलाज है तो ये गलत है। और उसके बाद मंत्र ये पढ़ो, तो उस मंत्र का जाप करने से जो है कोरोना जो है वो चला जाएगा। तो ये बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। धर्म अपनी जगह है और अपना विश्वास श्रद्धा अपनी जगह है, इनको मिक्स मत कीजिए, इसको अंधविश्वास के अंदर मत लेके आइए। ठीक है,
तो जो भी मुझे आज तक बताओ कि ऐसी कौन सी बीमारी अभी आजकल के टाइम में ऐसी है जो कि ये जादू टोना से ठीक हो जाती है, या फिर इस तरह की जो खतरनाक बीमारी हैं जो जादू टोना से ठीक होती हैं या मंत्र बोलने ठीक होती हैं। अगर आज तक कुछ ऐसा हुआ है तो बता दीजिए, प्रूफ ला के दिखा दिए। एनीवेज, तो कई लोग तो ये भी बोलते हैं यार ये कॉन्स्पिरेसी है। कॉन्स्पिरेसी है कि ये मतलब अमेरिका और चीन की कॉन्स्पिरेसी है। उन्होंने ना ये ड्रग कंपनीज हैं, उन्होंने वायरस जानबूझ के फैलाया है, ठीक है, और उसके बाद इससे प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। ये सब थ्योरीज होती हैं, ये मैंने भी सुनी है थ्योरीज, है ना, और इसको सुन लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। बट इस आजकल के केस में जबकि पूरी दुनिया इससे अफेक्टेड है, ठीक है, और सभी देशों की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा धक्का पहुंचा है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज नहीं हो सकती, क्योंकि हाँ, हालांकि इस पेंडेमिक के बाद जो है कई कंपनीज जो हैं, ड्रग कंपनीज जो हैं, वो उनको प्रॉफिट आएगा, जिन्होंने वैक्सीन बनाई हैं, वो अलग बात है, ठीक है। बट ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरी नहीं हो सकती। अभी जैसे एक नया टर्म आया कि ये बायोवार है, कि चाइना ने ये 2015 से ही स्टार्ट कर दिया था बनाना कोरोना वायरस, और उन्होंने बोला था कि हम इसको फैलाएंगे, और ये बट ऐसा नहीं है। चाइना खुद उसकी चपेट में पहले आया है, उसके बाद बहुत सारे देश चपेट में आए हैं। तो ये सब थ्योरीज़ हैं, इनको आप मानिए, पढ़िए, मतलब पढ़िए, समझिए, बट उसको मान ही मत लीजिए, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें थी। और उसके बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि मतलब ये पेंडेमिक जो है, जिसको हम पेंडेमिक नाम दे रहे हैं, महामारी नाम दे रहे हैं, ये पहले कैसा था और पेंडेमिक के बाद कैसा होगा, खासकर अगर मैं भारत की बात करूं। तो देखिए, जब ये वुहान चाइना से स्टार्ट हुआ था, तो जब भी कोई बीमारी ऐसी स्टार्ट होती है, कंटेजियस बीमारी स्टार्ट होती है, तो किसी एक जगह से होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि 1 से 4 को फैलती है, 4 से 8 को, ऐसे डबल करती है, ठीक है। इसमें जो एंटीजन होते हैं, जो रोगाणु होते हैं, वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, मरने से पहले रिप्रोड्यूस करते हैं, और एक नई बॉडी ढूंढते हैं, ठीक है, जहाँ पे उनको जगह मिल सके। एनीवेज, तो जब ये बीमारी किसी एक एरिया में स्टार्ट होती है, और उसके ये सब टाइप्स होते हैं कि वो ऐसे ऐसे जो है अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो तब उसको बीमारी का नाम दिया था आउटब्रेक, कि ये आउटब्रेक हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर वो एक राज्य तक सीमित है, या फिर उसके आसपास के राज्य तक सीमित है, तो तब तक उसको आउटब्रेक हम उसको नाम देते हैं, ठीक है। बट अगर ये उससे आगे निकल जाए मतलब वो पूरे देश में फैल जाए, ठीक है। तो देश में फैल जाए तो उसको हम नाम देते हैं एपिडेमिक, कि पूरे देश में फैल गया और ये फैलता ही जा रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो उसका हम फिर मतलब WHO की अपनी अपनी परिभाषा है, उसको देते हैं, बोलते हैं कि एपिडेमिक हो गया है, ये आउटब्रेक से एपिडेमिक हो गया। जैसे कि इस एपिडेमिक का एग्जांपल जो है वो है स्मॉल पॉक्स जो है वो 1974 के आसपास, हाँ, 1974 के आसपास जो है आया था। उसके बाद 1994 में प्लेग आया था सूरत में, ठीक है। तो ये इनके एग्जांपल्स हैं। तो इनके कुछ टाइप्स होते हैं कि नोवल पैथोजन होता है, मतलब इसका जो एक टाइप है वायरस का, नोवल पैथोजन, ठीक है। कंटेजियस होता है, कंटेजियस मतलब कि एक से दूसरे में फैलने वाला होता है, ठीक है। और तीसरी सी कंडीशन होती है कि रैपिड स्पीड से फैलता है, कि एक ने दूसरे को किया, फिर उसके बाद वो 2 जो हैं फिर वो 4 को करेंगे, 4 जो हैं वो 16 को करेंगे, इस तरीके से ये फैलता है, ठीक है। अभी अगर ये एपिडेमिक की स्टेज से भी आगे चला जाए, ठीक है, तब ये बन जाता है पेंडेमिक। मतलब कि जैसे कोविड-19 है, ठीक है। तो कोविड-19 जो है WHO ने 11 मार्च 2020 को इसको पेंडेमिक घोषित किया था, जब उनको लगा कि यार इटली में भी फैल गया ये, और चाइना में भी फैल गया, तो 2 कंट्री से फैल गया और बाकी फैलता ही जा रहा है, तब इसको पेंडेमिक जो है घोषित कर दिया था। और जैसे H1N1 जो वायरस था, जिसको स्वाइन फ्लू भी बोलते हैं, वो 2009 में जिसको पेंडेमिक घोषित किया था। तो अगर वो ब्रॉड एरियाज में फैलता है तो उसको पेंडेमिक नाम दिया जाता है। तो और उसके बाद जो है बात आती है उसके आगे वाले स्टेप की। अब पेंडेमिक के बाद तो कोई ऐसा है नहीं, क्योंकि पूरे देश में फैल गया। अब बात आती है कि उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, ठीक है। अब उसके बाद की स्टेज होती है, पेंडेमिक तो हो गया, लेकिन उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो कंट्रोल में क्या है कि कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है,
जैसे अभी मान लो कि दिल्ली में 1,000 बेड हैं कोविड के, ठीक है। अगर 1,000 बेड कोविड के हैं और मरीज़ 1,000 हैं, ठीक है, तब वो आपकी जो सिचुएशन है वो कंट्रोल करने वाली है कि हाँ भाई कंट्रोलेबल है। अगर इतने मरीज़ आते हैं तो हमारे पास बेड्स हैं, ऑक्सीजन है, वो सब है। बट अभी मान लो कि 1,000 बेड हैं और 10,000 मरीज़ हैं, तभी सिचुएशन जो है कंट्रोल में नहीं है। जो कि अभी की स्थिति ऐसी है कि अभी जो है आउटबर्स्ट है, आउटब्रेक है, ये मतलब ये विस्फोट है कि हमारे पास इन हेल्थ का इंफ्रा जो है वो कम है और मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो ये कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल की स्थिति तब आती है जब आपके पास उतना ही इक्वल में हेल्थ का इंफ्रा हो जो उस बीमारी को कंट्रोल करने में सहायक साबित हो सके। क्योंकि अभी जो डेथ्स हो रही हैं, ठीक है, ये पेंडेमिक कंट्रोल में नहीं है, इसलिए ज़्यादा डेथ्स हो रही है, ठीक है। 90% डेथ्स जो हो रही हैं वो हमारे सिस्टम के फेलियर की वजह से हो रही है, हमारे सोसाइटी, हमारे खुद के फेलियर की वजह से हो रही है, ठीक है, कि हम ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं करा पा रहे, बेड्स नहीं है, ठीक है। 90% डेथ्स जो हैं वो नेचुरल नहीं है, ठीक है, वो ऑक्सीजन नहीं है इसकी वजह से हो रही है, या फिर बेड्स नहीं मिल रहे हैं, मरीज़ की हालत ज़्यादा ख़राब है। और 10% डेथ्स जो हैं वो इस तरीके से हो रही हैं कि जैसे कोई पहले से ही बहुत ज़्यादा बीमार है, ठीक है, और उसको कोई पहले से बीमारी है, तो ये कोरोना आके उसको और ज़्यादा सिचुएशन उसकी ख़राब करता है और उस चक्कर में जो है आदमी मर जाता है। अदरवाइज़ कोरोना इतनी ज़्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है कि आप मर जाओ। अगर आपको अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, तो आप निश्चित तौर पर आप बच सकते हो। आपका ऑक्सीजन मिल जाता है, टाइम पे दवाइयाँ मिल जाती हैं, हॉस्पिटल में आप एडमिट हो जाते हो, ठीक है। अगर पहली बार तो लोग घर पे ही ठीक हो रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, कमज़ोर है, आपको कुछ पहले से बीमारी है, और उस केस के बाद भी अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो और एडमिट होने के बाद भी जो है आपको चीज़ें मिल जाती है आसानी से, तो आप बच सकते हो, ठीक है। तो जैसे हमारे इंडिया में जो है अगर हम किसी कंट्रोल बीमारी का नाम दिया जाए तो वो है टीबी। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो इंडिया में कंट्रोल लेवल पे है, ठीक है। तो क्योंकि अभी जो है हमारे इंडिया में अभी बहुत सारे केसेस आते हैं, बट WHO ये कहता है कि अगर इंडिया में अगर इस बीमारी को हम तब ख़त्म मानेंगे जब 10 लाख लोगों में से एक केस टीबी का आएगा, ठीक है। बट अभी तो बहुत सारे आते हैं, तो इस केस में टीबी जो है अभी भी कंट्रोल पोजीशन में है, बट ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद क्या सिचुएशन आती है कि कंट्रोल हो गया, अब उसके बाद आती है एंडेमिक, कि कंट्रोल तो हो गया, तो अब ये जो है ग्राफ डिक्लाइन कर रहा है, मतलब अब ये जो बीमारी है एंडेमिक की तरफ जा रही है। एंडेमिक का मतलब होता है कि वो ग्राफ नीचे जा रहा है और एकदम बेस लाइन पे आ गई है, वो बीमारी जो है अभी सतह पे ही है, और मतलब ज़्यादा कुछ इसमें बचा नहीं है, और धीरे धीरे इसको जो है वो ख़त्म ही कर देंगे, ठीक है। हालांकि इसमें सिचुएशन मतलब इसमें एक वो है कंडीशन है कि अगर कोई बाहर से आके दोबारा इस बीमारी को फैलाता है, ठीक है ना, उस केस में इसको एंडेमिक नहीं माना जाता। बाहर से कोई आ गया, उससे दोबारा से स्टार्ट हो गई, ठीक है, तो दोबारा से फैलेगी, ठीक है। अदरवाइज़ कंट्रोल के बाद जो पोजीशन होती है वो एंडेमिक की होती है। भारत में अभी इस टाइम 14 के आसपास बीमारियां जो हैं वो अभी एंडेमिक लेवल पर है, जैसे कि अपना डेंगू हो गया, रेबीज़ हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ठीक है, लेप्रोसी हो गया, ऐसी कई तरह की और कुछ बीमारियां हैं छोटी मोटी जो कि एंडेमिक लेवल पर हैं, बट मौजूद हैं। वो समय समय पर आकर, सीजनल टाइम पर आकर अपना प्रकोप दिखाती हैं हर साल, ठीक है। अब तो ये बात होगी एंडेमिक की। अब एंडेमिक के बाद क्या है कि बीमारी जाती है एलिमिनेशन राउंड में। एलिमिनेशन राउंड में मतलब कि लगभग समाप्ति की ओर जाती हैं वो, ठीक है। मतलब या तो कि उस कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे भारत की बात कर रहा हूँ, तो या तो वो ज़ीरो हो जाएगी या फिर ज़ीरो के आसपास होगी। बट इसको उस बीमारी को एलिमिनेट करने के लिए कंटिन्यूस एफर्ट्स किया जाता है। कंटिन्यूस एफर्ट्स मतलब जैसे जब से स्टार्ट हुई है और उसके 10 साल बाद तक किया जाएगा, 20 साल बाद तक किया जाएगा, ठीक है, तब जाके वो एलिमिनेशन की स्टेज पे पहुंचती है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा एग्जांपल है हमारी भारत में बीमारी का, वो है जो एलिमिनेशन स्टेज पे है, वो है पोलियो। पोलियो जो है वो अभी ऑलमोस्ट जो है एलिमिनेट हो चुका है भारत से, ठीक है, और केसेस नहीं आते हैं, लेकिन पोलियो का ड्रॉप्स अब भी पिलाए जाते हैं, ठीक है। तो वो जो एफर्ट्स हैं अब भी जारी हैं, जबकि बहुत पहले ही पोलियो जो है भारत से ख़त्म हो चुका है, और पोलियो ड्रॉप्स अब भी पिलाए जाते हैं ताकि आने वाले कुछ जनरेशन भी जो है इससे सेफ़ रह सकें, ठीक है। अब एलिमिनेशन हो गया, अब बात आती है एराडिक्शन की,
कि एरेडिकेट, किसी बीमारी को एरेडिकेट करने, मैं खाली कंटेजियस बीमारी की बात कर रहा हूँ जो कि छूने से फैलती है या फिर एक से दूसरे को होती है, ठीक है, इस बीमारी की बात कर रहा हूँ। तो उस बीमारी को पूरी तरीके से पूरे वर्ल्ड से समाप्त करना, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो पूरे वर्ल्ड से समाप्त करने का मतलब पूरे ग्लोबली समाप्त करना, और इसके लिए परमानेंट ट्रीटमेंट होना चाहिए उस बीमारी का, ठीक है। तो और तरह तरह के मतलब हज़ारों दूसरे तरीके होते हैं, मतलब होने चाहिए, जो बीमारी को ख़त्म करने के लिए हेल्प कर सकें, यानी कि उसको एरेडिकेट करने के लिए हेल्प कर सकें, बिल्कुल ही एकदम जड़ से मिटा दे पूरे ग्लोबल, मतलब पूरे वर्ल्ड से। तो अभी तक WHO की लिस्ट में खाली एक बीमारी है जिसको पूरे वर्ल्ड में अभी हटा दिया गया है कि अभी बीमारी नहीं होती, वो है स्मॉल पॉक्स, ठीक है। एक टाइम पे स्मॉल पॉक्स ने यूरोप में जो है मतलब जनता का जो है, मतलब वहाँ की 25 से 30% जनता को जो है ख़त्म कर दिया था, ठीक है। तो इतनी खतरनाक बीमारी थी, लेकिन 1980 के आसपास आके WHO ने बोला कि ये बीमारी जो है अब यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो बट अभी भी कुछ केसेस, जैसे अफ्रीका में कुछ केसेस आए थे, भारत में कुछ कुछ आते हैं, बट वो बहुत ही एक्सट्रीम रेयर केसेस होते हैं जो आते हैं, अदरवाइज़ बीमारी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। अब बात आती है कि हमारा इससे क्या मतलब है कि ये कोरोना वायरस जो है कब ख़त्म होगा या कब जाएगा या कैसे जाएगा या ख़त्म होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस जो है मतलब इसको हम ऐसी पोजीशन में ला सकते हैं कि ये इसको एरेडिकेट कर दें, मतलब पूरी दुनिया से ख़त्म कर दें, ठीक है। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये आने वाले 10 साल, 20 साल, 50 साल तक कहीं नहीं जाएगा। मैं मतलब होपफुली मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से इस तरह की बीमारियाँ जो हैं वो रहती हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट में हमें एक सिस्टम डेवलप करना पड़ता है ताकि बीमारी हो ही ना, वो मैं बताता हूँ आगे, ठीक है। अब ये क्यों नहीं एरेडिकेट क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंटरनेशनल कॉपरेशन बिल्कुल नहीं है। आप जैसी स्थिति सिचुएशन देख रहे हैं कि अमेरिका ने अपने वैक्सीन जो है प्रिक्योर कर रखे हैं, ठीक है। कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपने जो है सिटीजन्स के लिए वैक्सीन प्रिक्योर कर रखे हैं, ठीक है। अभी उनको खाली अपनी कंट्री से लेना देना है, बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अपने तरीके से अपने सर पे एफर्ट्स कर रही है, जैसे भारत अपने सर पे एफर्ट्स कर रहा है, ठीक है। सबसे लास्ट में नंबर आता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। अब उनके पास इतने ना तो पैसे हैं, ना उनके पास ऐसा हेल्थ का कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना उनके पास डॉक्टर्स हैं जो कि खुद से वैक्सीन बना पाए। वो हमेशा कभी भी कोई चीज़ होती है तो वो डिपेंड करते हैं, गरीब कॉन्टिनेंट है, गरीब कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, वो डिपेंड करते हैं अमीर देशों पे कि उनसे सहायता मिलेगी। लेकिन इस यहाँ तक के केस में अभी जो है अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है बेचारा कि अभी तक उनके पास कुछ भी नहीं है। भारत ने कुछ वैक्सीन भेजी हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में जिन जहाँ पर थोड़ी हालत ख़राब है, बस वो एज अ डोनेशन भेजी हैं, बट अब वो भी भेजना बंद कर दिया क्योंकि भारत के पास खुद ही शॉर्टेज है, मतलब शॉर्टेज है वैक्सीन्स की, ठीक है। तो इंटरनेशनल कॉपरेशन बिल्कुल नहीं है, और मुझे लगता नहीं कि आने वाले टाइम में इंटरनेशनल कॉपरेशन होगा, क्योंकि सब पहले अपना पेट भरेंगे, उसके बाद जब कुछ बच जाएगा वो जाएगा अफ्रीका को, या फिर जो छोटे मोटे और देश हैं दूसरे कॉन्टिनेंट्स में उनको जाएगा, जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है और उनके पास ऐसी कोई सुविधा भी नहीं है कि वो खुद का कुछ कर पाए, ठीक है। तो एक तो ये रीज़न है कि एरेडिकेट तो नहीं होगा, ये वायरस जाएगा नहीं, उसके पीछे काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद की सिचुएशन आती है उससे पहले की कि चलो एरेडिकेट ना हो कि ये एलिमिनेट होगा। भारत की बात कर रहा हूँ, एरेडिकेशन की बात होती है जब पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं। अब एलिमिनेशन की बात है, क्या भारत में ये वायरस जो है हम उसको ऐसी स्टेज पर लेके जा सकते हैं कि ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी जो है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वायरस जो है एलिमिनेट नहीं होने वाला है, ये वायरस यहीं पर रहने वाला है, क्योंकि ये फैलता है, इसके नए नए म्यूटेंट आते हैं, वेरिएंट्स आते हैं, ठीक है। वायरस वही है बट तरह तरह के वेरिएंट आते हैं। वेरिएंट का मतलब ये है कि म्यूटेंट का मतलब ये है कि जैसे वायरस अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, तो अपनी एक कार्बन कॉपी बनाता रहता है, ठीक है। अगर वो कार्बन कॉपी सेम बन रही है, ठीक है, उसकी, तब तक तो वायरस वो सेम है, उसका म्यूटेंट वो सेम है, ठीक है। लेकिन अगर उसकी कॉपी में जो उसने कॉपी बनाई है उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जो स्ट्रेंथ वो कम हो गई है ना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई,
ठीक है। उस केसेस में क्या है कि वो एक नया म्यूटेंट बन जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप मेरी शक्ल ले लो, ठीक है, अगर मेरी कार्बन कॉपी कोई बना रहा है तो हो सकता है कि 50,000 60,000 के बाद उसको कुछ कुछ ऐसा बना दे गलती से कि उसमें नाक टेढ़ा हो जाए या कान तिरछा हो जाए, लंबा हो जाए, ठीक है। उस केस में वो थोड़ा सा चेंज हो गया, एक नया म्यूटेंट बन गया मेरा। तो उस केस में क्या वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके मतलब आपसे लड़ने के लिए, आपके अंडर जो इम्यूनिटी है, आपकी जो एंटीबॉडीज़ हैं उनसे लड़ने के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो आपकी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो उसको ख़त्म ही नहीं कर पाए, उस वायरस को मार ना पाए, ठीक है, उससे लड़ ना पाए। तो अभी जो तीसरा म्यूटेंट आया है वो इसी तरह का म्यूटेंट है, वो खतरनाक है। ऐसे कई तरह के म्यूटेंट बनते रहते हैं जो कमज़ोर भी होते हैं, वो मर जाते हैं, ठीक है। वो मतलब ज़्यादातर ऐसे होता है कि जो मर जाते हैं, अगर कुछ अलग तरह का म्यूटेंट बनता है तो मर जाता है नॉर्मली। लेकिन कुछ हज़ार केसेस में से या कुछ ऐसे केसेस में से कुछ एक ऐसा निकल जाता है कि जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और वही आपकी बॉडी को हार्म पहुँचाता है और बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। वो जल्दी ज़्यादा तरीके से मतलब जल्दी से फैलता है, आपको टाइम कम देता है। जैसे अभी अभी जो नया म्यूटेंट है उसमें क्या है कि 4-5 दिन में लोगों की डेथ हो जा रही है। पहले जो आया था पिछले साल जो आया था उसमें मतलब आपके सिम्टम्स आने में 4-5 दिन लगते थे, उसके बाद आपकी तबीयत ख़राब होती थी, फिर 14 दिन तक का वो एक पूरा एक पीरियड था, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, शायद भूल गया मैं। तो अभी का जो म्यूटेंट है उसमें 4-5 दिन में ही लोग मर जा रहे हैं, हफ्ते में लोग मर जा रहे हैं। क्यों मर जा रहे हैं? क्योंकि ये जो नया म्यूटेंट आया है वायरस का, ये बहुत खतरनाक है, ठीक है, ये ज़्यादा डेंजर है। तो एक तरह का म्यूटेंट है। अब बात कर रहे थे क्या क्या एलिमिनेट हो जाएगा ये इंडिया में, तो इसका आंसर है नहीं। इसके पीछे रीजंस की बात करते हैं कि एलिमिनेट क्यों नहीं होगा। पहले तो ज़ीरो से मतलब जो बच्चे पैदा होते हैं वहाँ से लेकर 18 साल के बच्चों को ये वैक्सीन लगी नहीं रही है, नहीं लग रही, वैक्सीन बनी नहीं है तो लगेगी कैसे, ठीक है। तो 18 साल तक के जो बच्चे हैं भारत में, उनकी आबादी जो है वो कुछ 33% है इंडिया में, ठीक है। 137 करोड़ का 33% लगा लो आप, कितना होता है, ठीक है। तो ये लोग तो डेंजर जोन में है, इनको वैक्सीन, इनके पास वैक्सीन नहीं है, लगेगी नहीं क्योंकि वैक्सीन आई नहीं है, तो ये डेंजर जोन में है, ठीक है। एक ये रीज़न है कि एलिमिनेट नहीं होगा। हाँ, कुछ कंपनीज ट्राई कर, अमेरिका में ट्रायल चल रहे हैं कि बच्चों को वैक्सीन लगे, ठीक है, और कुछ पॉजिटिव ट्रायल्स भी आए हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, बट वो इंडिया में कब आएगा उसका भी कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि ये ना हमारे देश में वॉलंटरी है। वॉलंटरी का मतलब ये होता है कि ये आपकी मर्ज़ी है कि आप वैक्सीन लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते, ठीक है। और इंडिया में करोड़ों की संख्या में जनसंख्या ऐसी है, ठीक है, जो अपनी इच्छा से वैक्सीन नहीं लगाना चाहते हैं। उनके पीछे अपने रीजंस हैं, कुछ रिलीजियस रीजंस हैं, ठीक है। कई लोगों को डर है कि वैक्सीन लग जाएगी, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएगा, ठीक है। तो तरह तरह के रीजंस हैं। तो करोड़ों की आबादी ऐसी है जो वैक्सीन लगवाएगी ही नहीं, सरकार उनको ज़बरदस्ती कर ही नहीं सकती। सरकार तरह तरह की स्कीम्स लेके आएगी अपनी तरफ से कि लोग वैक्सीन लगा लें। फॉर एग्जांपल कि सबको कहा जाएगा कि अगर आपको ऑफिस ज्वाइन करना है तो आपको अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि आपने वैक्सीन लगाई है नहीं लगाई। आपको बाहर ट्रैवल पे जाना है तब आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा, ठीक है। अगर आपको देश से बाहर जाना है, वीज़ा लगवाना है, तब आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि आपको 2 डोजेस लगी नहीं लगी, ठीक है। तो इस तरह की स्कीमें मतलब स्कीम्स आएंगी जिनके तहत आपको मजबूर किया जाएगा कि आप वैक्सीन लगाओ, ठीक है। तो एक ये कंडीशन है कि वैक्सीन जो है वॉलंटरी है हमारे देश में, तो कई करोड़ लोग नहीं लगवाएंगे। तो 33% आबादी तो बच्चों की हो गई जो 18 साल से नीचे के हैं, और बाकी जो है स्वैच्छिक जो है वो नहीं लगवाएंगे वैक्सीन, ठीक है। तो एक अगर हम टोटल आबादी की बात की जाए तो मुझे लगता है लगभग 50 करोड़ के आसपास अभी जो लोग हैं वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे आजकल के टाइम में, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी आबादी होती है। तो ये जो कारण है वो इसलिए है कि ये एलिमिनेट, अगर आप सोचते हैं कि एलिमिनेट हो जाएगा तो ये गलत है, एलिमिनेट नहीं होगा, अभी कई टाइम तक नहीं होगा। हाँ, अभी वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो फास्ट हो गया है, ठीक है। वैक्सीनेशन की कमी है हमारे पास क्योंकि कोवैक्सीन है उसकी प्रोडक्शन बहुत कम है। कोविशील्ड है सीरम इंस्टीट्यूट का, वो जो प्रोड्यूस कर रहा है एस्ट्राजेनेका का, वो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छी है, ज़्यादा है, उसको बढ़ा भी रहे हैं, बट वो उस पेस पर नहीं है जिस पेस पर अभी है। अगर उसको डबल भी कर दिया जाए, ठीक है, तब भी भारत में जितनी आबादी है उसको लगाने में 2.5 साल लगेंगे, ठीक है। तो 2.5 साल तक जब तक आपको वैक्सीन नहीं लगती है आपकी इम्यूनिटी नहीं बनेगी, ठीक है। और
इम्यूनिटी नहीं बनेगी, एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगी, तो आप ये मत सोचिए कि आप बाहर जो है खुले में घूम पाएंगे बिना डर के। ठीक है, आप ये अज्यूम करेंगे कि मुझे तो लगी हुई है या फिर सामने वाले को भी लग गई होगी। ऐसे तो आप नहीं कर सकते कि भाई आपने वैक्सीन लगा ली लेकिन आपको पता है कि यार वैक्सीन तो कई लोगों को नहीं लगी, तो आपको नहीं पता कि सामने को लगी कि नहीं लगी, तो आपके मन में डर रहेगा। तो इसका मतलब ये कि बाहर आप अच्छे से खुले तरीके से नहीं घूम पाएंगे। ठीक है, तो ये एक रीज़न है कि एलिमिनेट भारत में अभी फ़िलहाल की टाइम पे नहीं होगा। कोशिश है, भारत सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से मतलब भारत की ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या को वैक्सीन लग जाए, और वैक्सीन ही एक इलाज है। मैं आपको बताता हूँ, कितनी भी बीमारियाँ उठा के देख लो जो कंटेजियस हैं, उसका एकमात्र इलाज वैक्सीन ही था। वैक्सीन जो है आपके शरीर में वो एंटीबॉडीज़ बनाता है, इम्यून सिस्टम आपको अच्छा करता है पर्टिकुलर उस वायरस से लड़ने के लिए। ठीक है, बट इसमें कंडीशन है। इसमें कंडीशन ये है कि अब आपको इम्यूनिटी तो मिल रही है उस वायरस से, एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, बट वो उस एंटीबॉडीज़ की लाइफ कितनी है, उस इम्यून सिस्टम की लाइफ कितनी है, वो आप कुछ कह नहीं सकते। वो 6 महीने भी हो सकती है, साल भी हो सकती है। तो मैं मान के चलता हूँ वो 6 महीने ही रहेगी। इसका पीछे रीज़न है कि ये है कि आपकी जो वैक्सीन बन रही हैं इसके कई तरीके हैं, लेकिन उसमें से एक तरीका ये है कि जो आपके शरीर में वैक्सीन के थ्रू एक मरा हुआ सेम वायरस डाला जाता है। जो भी कोरोना वायरस जो म्यूटेंट है इसका सेम वायरस डाला जाता है। ठीक है, तो लेकिन वो वायरस मरा हुआ है कि वो अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं करता है। तो आपके जो एंटीजेंस हैं, ब्लड सेल्स हैं, वो जो प्रतिरोध क्षमता है वो दिखती है कि आपकी बॉडी को कुछ खतरा एंटर हुआ है। ठीक है, तो उस बेसिस पे वो एंटीबॉडीज़ बनाना चालू करती है और उस वायरस के अगेंस्ट में अपनी एंटीबॉडीज़ बना लेती है और उसको तो खैर ख़त्म कर ही देती है जो डाला गया है। ठीक है, लेकिन आपकी शरीर में एंटीबॉडीज़ बन गई तो वो तैयार रहती है कि उसकी मेमोरी में रहता है कि अगर आने वाले टाइम पे अगर सेम तरीके का वायरस आ जाता है शरीर में तो वो आपका शरीर उसके लिए तैयार है। ठीक है, आपकी एंटीबॉडीज़ उसके लिए तैयार हैं, बट इसमें कंडीशन है कि वो कब तक तैयार है। ठीक है, वो ताउम्र तैयार नहीं रहने वाली हैं, वो 6 महीने के बाद या फिर कम, क्योंकि वैसे ही मरा हुआ वायरस डाला है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको अगर कोरोना होता है तो नेचुरल वायरस डाला है और उससे जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी, अगर आप ठीक हो जाते हो तो उससे जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगी, तो उसका इम्यून ज़्यादा बेटर होगा, एंटीबॉडीज़ ज़्यादा बेटर होंगी, ज़्यादा समय तक होंगी, साल भर लगा लो। ठीक है, लेकिन अभी जो वैक्सीन है, वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है उसके थ्रू जो आपकी एंटीबॉडीज़ बन रही है उसकी लाइफ 6 महीने से लेकर साल तक की आपकी होती है, मतलब होगी इस हिसाब से। ठीक है, तो इसमें ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या पता जब तक ये वायरस जो है एलिमिनेशन की स्टेज पे लाने के लिए मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव पहला जो ख़त्म होगा इंडिया में, उसके बाद क्या पता आपको हर साल एक वैक्सीन लगवानी पड़े, आपको या तो हर 6 महीने में एक वैक्सीन लगवानी पड़े कोरोना की। ठीक है, जब तक ये जाता नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं कह रहा होगा, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो एक ही बात है। अब एलिमिनेट तो नहीं हो सकता, उसको हम एरेडिकेट भी नहीं कर सकते, तो ये दोनों पोजीशन नहीं है। अब लास्ट बात करते हैं कंट्रोल। तो क्या ये वायरस जो है कंट्रोल में आ सकता है कि नहीं? तो इस केस में मेरा आंसर है यस, इसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कंट्रोल में करने के लिए हमें बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं। ठीक है, प्रयास करने पड़ेंगे कैसे? जैसे बताया कि आपके पास अगर 1000 मरीज़ आ रहे हैं तो आपके पास 1000 मरीज़ों के लिए वो हेल्थ इंफ्रा होना चाहिए। ठीक है, हेल्थ इंफ्रा होगा तो आप उस 1000 मरीज़ को टैकल कर पाओगे। और उसके बाद एक तो हेल्थ का इंफ्रा हो गया। ठीक है, दूसरा है कि आपकी ऑलमोस्ट मिनिमम 80% आपकी आबादी जो है भारत की, उसको वैक्सीनेट किया जाए। ठीक है, ये कंडीशन होती है कि अगर 80% आबादी आपकी वैक्सीनेटेड है या फिर उस कंटेजियस वायरस के प्रति जो इम्यून है। ठीक है, तो उस केस में क्या जो है कि ये फिर आगे फैलने का जो प्रोसेस होता है वो लगभग ना के बराबर होता है। ठीक है, आपकी इम्यूनिटी बन जाती है और फिर आगे कम फैलता है। तो ये कंडीशन है कि आप उसको कंट्रोल में कर सकते हो। अभी जो स्प्रेड हो रहा है उसको कंट्रोल में कर लोगे। एक तो हेल्थ इंफ्रा से करोगे, दूसरा क्या जो आपकी ऑलमोस्ट 80% आबादी को जो है वो उस वायरस से इम्यून हो जाती है। ठीक है, तो ये 2 केसेस हैं। और तीसरा केस ये है, तीसरा ऑप्शन ये है कि हर्ड इम्यूनिटी बन जाए। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जैसे मैंने बताया कि आपकी 80% आबादी जो है या तो उस वायरस से इन्फेक्टेड हो गई,
ठीक है, इन्फेक्टेड होके ठीक हो गई, और या फिर उसको बेसिकली इन्फेक्शन के ऊपर ये फॉर्मूला बेस्ड है कि इन्फेक्टेड हो गई और इन्फेक्टेड होके वो ठीक हो गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, जो वायरस का जो स्प्रेड रेट है वो एक लगभग रुक जाता है। वो कैसे रुकता है बताता हूँ आपको। जैसे एक बंदे को अब मतलब पूरे मतलब मान लो कि पूरे भारत में हर्ड इम्यूनिटी आ गई। ठीक है, अब उसमें उस केस में तो होता है क्या, जिसको अगर किसी एक बंदे को वायरस हो भी गया, ठीक है, अगर वो वायरस किसी दूसरे को फैलाएगा तो 80% जनता जो है इम्यूनिटी उनके पास बिल्ड हो चुकी है, हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है, क्योंकि उसको पहले भी पहले भी जो है कोरोना वायरस हो चुका है, तो उसके पास जाके वो कुछ कर नहीं पाएगा, उसके पास पहले से एंटीबॉडीज़ बनेंगी। ठीक है, तो वहाँ पे जाके वो टूट जाएगी, चेन टूट जाएगी। ठीक है, और मान लो कि अगर उससे किसी और को जाता है जिसको पहले नहीं हुआ है, ठीक है, उसको हो गया, ठीक है, उसको हो गया, अब वो क्या करेगा, फिर वो आगे फैलाने की कोशिश करेगा। तब भी जो है अगर वो आगे किसी के पास जाएगा तब भी उसको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि जिनके पास ऑलरेडी उस वायरस की इम्यूनिटी है या फिर उनको होके जा चुका है, तो वो चेन जो है हमेशा वो ब्रेक होती रहती है। इसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो एक ये 3 तरीके हैं, मतलब एक तो हेल्थ का इंफ्रा अच्छा करना, ठीक है, दूसरा वैक्सीनेट करना, और तीसरा है हर्ड इम्यूनिटी। बट वैक्सीनेशन के केस में और हर्ड इम्यूनिटी के केस में एक प्रॉब्लम और भी है कि अगर कोई नया म्यूटेंट आ गया वायरस का, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तब आपकी वैक्सीनेशन जो है कुछ हद तक काम नहीं आएगी। हर्ड इम्यूनिटी कुछ हद तक काम नहीं आएगी, पॉसिबिलिटी है आपको दोबारा से वो पकड़ेगा। ठीक है ना, लेकिन उस केस में हमारा क्या, हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काम आएगा, कि अगर हमारे पास हेल्थ का अच्छा इंफ्रा है तो वो उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। तो ये स्टेजेस है कंट्रोल की। ठीक है, अभी जैसे ब्राज़ील में भी हुआ था। ब्राज़ील में क्या हुआ था कि पिछले साल ब्राज़ील में बहुत त्राही त्राही मची थी, जैसे इंडिया में मची थी ऐसे ब्राज़ील में मची थी, कि वहाँ के 80% लोगों को कोरोना हो गया, और वहाँ पे लाशें ऐसे मतलब जला रहे हैं, दफना रहे हैं, जगह नहीं है। ठीक है, उसके बाद कोरोना वहाँ से गायब हो गया। अरे वो उनको लगा कि अब तो चला गया, कभी नहीं आएगा ये वो, और ऑलमोस्ट ये भी पॉसिबिलिटी थी कि सबको हो गई है, तो हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है, वहाँ पे होगा नहीं। बट हुआ क्या कि इस बार जनवरी में वहाँ पे एक नया म्यूटेंट आया, और वहाँ पे दोबारा से बहुत ज़्यादा केस ख़राब हो गया, वहाँ पे लोग मरने लगे तरीके से। ठीक है ना, और वो ब्राज़ील वाला जो म्यूटेंट है वो अभी सब जगह तबाही मचा रहा है। वो इटली में कुछ मिले उसके जो मतलब उसको टेस्ट किया गया तो 4 लोग इटली में मिले, और टेस्ट किया गया तो पता चला कि वो ब्राज़ील वाला वेरिएंट है। और उसके बाद वो इंडिया में कुछ महाराष्ट्र में दिखना स्टार्ट हुआ, नीचे कुछ साउथ इंडिया में कुछ राज्य हैं वहाँ दिखना स्टार्ट हुआ, जहाँ पे बहुत बड़ा पीक आया था। तो उस तरह का म्यूटेंट है। अभी जो नया म्यूटेंट आया है, जो जिसको हम बोला जा रहा है कि ये इंडिया वाला म्यूटेंट है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो अगर म्यूटेंट अगर बदल रहे हैं तो वैक्सीन आपकी किस तरीके से काम कर रही है डिपेंड करता है, और हर्ड इम्यूनिटी किस तरीके से काम करती है वो डिपेंड करता है। तो मतलब मोस्टली केसेस में वो कम ही काम करेगी। तो कंट्रोल करने का एकमात्र रास्ता मैं बताता हूँ आपको कि हेल्थ इंफ्रा अपना अच्छा करो। ठीक है, और मुझे नहीं मालूम कि गवर्नमेंट को देखो, इसमें गवर्नमेंट को दोष देना और स्टेट को दोष देना तो इस हालात में मुझे लगता है ठीक नहीं है, लेकिन दोष तो है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी दोष है और स्टेट का भी दोष है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या चुनाव कराना ज़रूरी था, रैलीज निकालना ज़रूरी बिल्कुल नहीं था। आजकल इतना टेक्नोलॉजी है, आईसीटी है, आईटी है, आप वर्चुअल रैलीज कीजिए, है ना, और मोबाइल फ़ोन्स तक पहुंचिए, लोगों के पास वोट्स कराइए। इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम तरीके से अच्छे से वोटिंग करा सकते थे बिना रैलीज किए हुए, बिना लोगों को इकट्ठा किए हुए, लेकिन नहीं किया। कुंभ कराना ज़रूरी नहीं था, रमादान चल रहा है, ठीक है, तो इसमें रिलीजियस वाली भी कोई बात नहीं है। मतलब हर रिलीजन वालों ने शो किया, ठीक है, वो कितने रिलीजियस हैं। तो इसमें सेंटर की भी गलती है, स्टेट की गलती है कि स्टेट ने अपने पास ऐसा इंफ्रा बिल्ड ही नहीं किया। हालांकि सेंटर की तरफ से तरीके से फंड जाता है, सेंटर की तरफ से अगर आप सेंटर की जो हेल्थ केयर वेबसाइट है खोल के देखोगे तो उसमें मतलब टाइमलाइन है पूरी कि जनवरी में, फरवरी में वो पूरा निकालते हैं कि भाई देखो ये वायरस फैल रहा है, आपको ये करना चाहिए, अब ऐसा हो गया आपको ये करना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन उसको पड़े कौन, स्टेट का अपना ईगो है सेंटर के साथ, सेंटर का अपना ईगो है स्टेट के साथ, दोनों जो है सास बहू की तरह लड़ते रहते हैं। खैर, तो इसमें दोनों की गलती है, और सबसे बड़ी गलती है हमारी कि जिस तरीके से फैला है, सबसे बड़ी गलती है एज सोसाइटी हम फेल हुए हैं कि किस तरीके से मतलब हमारी ये वो है ना, इनपुट हमारी तो है जो फैला इतना विस्फोट जो है। अदरवाइज़
अगर हम बाहर नहीं निकलते, तरीके से बाहर निकलते, मास्क पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग रखते, भीड़ में नहीं जाते हैं, रैलीज़ में नहीं जाते, तो ये क्यों फैलता? नहीं फैलता ना। लेकिन हम बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, हम बहुत ज़्यादा ऐसे पैसे में देख के हम रैलीज़ में चले जाते हैं। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं। देखो भारत की जो है ना, भारत की जो मास पब्लिक है ना, मास जनता जो है, वो है बेवकूफ़। ठीक है। और तो वो जो बेवकूफ़ वाली चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी काम करती हैं, मतलब बड़े स्केल पर आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कुछ ही अगर आप टिकटॉक की वीडियोस का जो उसमें व्यूज़ देखोगे तो आपको मिलियंस में मिलेंगे, जो फालतू की चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर किसी सेंसिबल चीज़ को देखोगे तो उसमें कुछ ही व्यूज़ होते हैं। ठीक है। तो इससे इससे आपको साफ पता चलता है कि जो बेवकूफ़ वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और जो समझदार लोग हैं वो कम है। तो इस तरह की बेवकूफ़ियाँ जनता से भी हुई हैं, सरकार से भी हुई हैं, स्टेट से भी है। स्टेट के पास अपना इतना इनफ फंड होता है हेल्थ के लिए कि वो अच्छे से अपना अगर किसी सीएम की दूरदृष्टि है, ठीक है ना, दूर की नज़र रखता है, तो वो एक साल में अच्छा इंतज़ाम कर सकता था कि भाई ये हमारे पास सिचुएशन हो सकती है। लेकिन नहीं किया, किसी भी स्टेट नहीं किया, खाली उड़ीसा को छोड़ के। उड़ीसा के स्टेट में जो सीएम है नवीन पटनायक, उसने सेंटर का पैसा यूज़ करके, अपना स्टेट का फंड यूज़ करके, ठीक है ना, अच्छे से वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए हैं, अपने हेल्थ का मेडिकल इंफ्रा अच्छे से बिल्ड किया ना। अभी आज के टाइम में उड़ीसा में ना तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, ना हेल्थ इंफ्रा की प्रॉब्लम है, ना बेड्स की प्रॉब्लम है। ठीक है। तो ये बोलते हैं सीएम की दूरदृष्टि किस तरीके से आपकी, आपके सीट पर कौन बैठा है यहाँ पे स्टेट में, सीएम कौन है। तो दिल्ली की बात की तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अपनी नाक लगाता है सेंटर से, ठीक है, और सेंटर जो है वो अपनी ईगो में रहते हैं। तो ये सभी स्टेट के साथ ऐसा हुआ है, ठीक है ना। अभी जब फैल गया है, जब विस्फोट हो गया है, तो अब एक दूसरे पे ब्लेम डालने की बारी आ रही है कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। तो लेकिन अगर बात करें स्टेट की, स्टेट के पास अपना एक इतना इनफ बजट रहता है कि वो अच्छे से अपना सेंटर की बिना मदद लिए भी कर सकता है यार वो, ठीक है ना। हेल्थ का जो पूरा जिम्मेदारी स्टेट के पास ही रहती है, ठीक है। और सेंटर तो हमेशा आपके पास बजट देता ही है हेल्थ के लिए, अगर आप उसको ढंग से यूज़ कर लोगे तब भी। इवन अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में वहाँ का जो एमएलए है या डीएम है, अगर वही अपनी अपनी तरीके से काम करने लगे तो उस डिस्ट्रिक्ट का हाल जो है अच्छे से, मतलब तरीके से सही हो सकता है। ठीक है। तो ये अपने अपने लेवल पे बातें हैं। अगर कोई काम करना चाहता है तो अगर ये जो एक साल निकला है, अगर इस एक साल में अगर किसी सीएम ने ढंग का काम किया होता तो अभी जो नौबत आई है, जो हमारा हेल्थ का ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, ये जो चीज़ है, और जो जो कंट्रोल करना चाहिए था, ये जो चीज़ें हैं वो सब आसानी से कर पाते, मतलब पब्लिक को इस तरीके से, जो बाहर निकली पब्लिक, ये सब नहीं करने देते हैं। ठीक है। अपना हेल्थ का इंफ्रा अच्छा करते हैं, बेड्स लगाते और कोविड हॉस्पिटल्स बनाते, ऑक्सीजन प्लांट्स लगाते, लेकिन कुछ नहीं किया, है ना। और अब अगर हम, अभी क्या है कि अभी लोग भी जो है, जनता दो धड़ों में बटी है। एक तो जिसको बोलते हैं कि हम एक प्रो बीजेपी है, एक एंटी बीजेपी है, ठीक है ना। लेकिन अभी का जो टाइम है, इसमें लड़ने से फ़ायदा नहीं है कि अगर कोई बोलता है कि सेंटर की गलती है, कोई बोलता है कि स्टेट की गलती है। गलती सभी की है, हमारी भी गलती है, सबकी गलती है। लेकिन अभी जो है हमको क्या करना है कि हमको समझदार होकर, जो समझदारी वाली चीज़ें, आपको पता है कि वायरस क्या है, हमें बाहर, अभी भी मैं कहता हूँ बाहर मत निकलिए, मास्क पहन के बाहर निकलिए। अगर कुछ एसेंशियल लेके आने हैं तो एसेंशियल लेके आइए, पर ढंग से लेके आइए, गैदरिंग मत कीजिए, भीड़ में मत जाइए, और वैक्सीन लगवाइए जब भी आपको स्लॉट आता है। देखो वैक्सीन की कमी है अभी, स्टेट के पास कमी है, हर स्टेट के पास कमी है, सिटीज़ के पास कमी है। तो वैक्सीन आने में टाइम लगेगा, तो स्लॉट्स अपना देखते रहिए कब स्लॉट आपको मिल रहा है, और वैक्सीन लगवा लीजिए। अभी कई लोगों को कन्फ्यूजन है, कोवैक्सीन लगवानी है, कोविशील्ड लगवानी है। मैं तो कहता हूँ स्पुतनिक लगवा लो यार, चाइनीज़ वैक्सीन लगवा लो, वैक्सीन लगवा लो, है ना। वैक्सीन कमी है, अब भारत स्पुतनिक भी मंगा रहा है, वहाँ से जॉनसन एंड जॉनसन की भी आ रही है, ऑक्सफोर्ड की भी आ रही है, फाइज़र की भी आ रही है, सारी वैक्सीन आ रही है इंडिया में अब, ठीक है ना। वो पैसों से बिकेंगी, आप पैसे दे के भी लगवाओगे, और मैं कहता हूँ लगवा लो। आप फ्री के चक्कर मत रहो। आप बोल रहे हो कि यार ये 400 से 800 कैसे हो गई, हम तो नहीं देंगे हैं, और 150 रुपये कैसे ले रहे हैं, और उधर हॉस्पिटल में आप जो है हज़ारों का बिल भर के आ रहे हो, और आप जो रेमडेसिविर जो है आप 10,000 रुपये के ले रहे हो, ठीक है, और ब्लैक में आप ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदो। लेकिन जब वैक्सीन की बारी आती है, आप बोलते हो कि हमें फ्री में क्यों नहीं मिल रही। तो आपको जैसे भी मिल रही है वैक्सीन, आप लगवा के छुट्टी करो यार, 2 डोज लगाओ और मस्त हो जाओ, और फिर भी घर पे बैठो, इम्यून अपना 1-2 महीने में अपना इम्यून बिल्ड करो, ठीक है ना। तब ये जो है प्रोसेस थोड़ा सा कामयाब रहेगा। एनीवेज, तो अभी 90% लोग जो हैं वो इसी से मरे हैं कि उनके पास जो है हेल्थ का प्रॉब्लम था, मतलब बाहर जो है स्टेट में, ठीक है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये था कि एक मिनट,
बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये था कि आप वैक्सीन लगाओ जल्दी से जल्दी, जब भी आपका नंबर आता है देखते रहो, और आपके घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं सबको वैक्सीन लगवाओ, ठीक है। और मुझे मालूम है कईयों में अभी डर है कि वैक्सीन लगाने से साइड इफ़ेक्ट्स होगा नहीं होगा, ठीक है ना, 10 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, वो सब बात की बात है, कुछ नहीं होता। पहले भी वैक्सीन आई थी और वैक्सीन ही काम करेगी, दूसरा कुछ काम नहीं करेगा। अभी ऑरल वैक्सीन भी आ रही हैं, ठीक है ना, एक तो इंजेक्शन में होती है, अभी ऑरल चीज़ें भी आ रही हैं, ठीक है ना। डीआरडीओ ने एक ड्रग पास किया है जो आप पी भी सकते हैं, जैसे पोलियो की ड्रॉप पीते हैं ना, ऐसे पोलियो की ड्रॉप भी एक वैक्सीन है, तो आप पीते हो, ठीक है। तो इस तरह की वैक्सीन भी आ रही हैं जो आप पी भी सकते हो। तो आने वाले टाइम में मेडिकल एडवांसमेंट करेगी और इस तरह की दवाइयाँ आएंगी जो कि इससे निपटने में काम आएंगी, लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए आप वैक्सीन लगवा लो, वैक्सीन ही एकमात्र ज़रिया है, ठीक है। और जो भी गाइडलाइंस हैं स्टेट की, सेंटर की, आप उसे फॉलो करो, ठीक है ना। और फेक न्यूज़ में ध्यान मत दो, बिना आंखें मतलब उसको आंखें बंद करके जो है आगे फॉरवर्ड मत करो उसको। पहले अभी क्या हो रहा है कि अभी पीछे मतलब लोग हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप किसी को सिलेंडर चाहिए, ठीक है, किसी को ऑक्सीजन चाहिए, तो आप आपके पास जो सोर्सेज हैं आप उसको फॉरवर्ड कर रहे हो आगे, ठीक है। लेकिन अब आगे वाला बंदा नंबर मिला, पहले तो वो वैसे ही परेशान है इतना कि वो 100 जगह फ़ोन मिला रहा है, लेकिन अब जब नंबर आप फॉरवर्ड कर रहे हो तो वो नंबर मिल ही नहीं रहा है, स्विच ऑफ जा रहा है उसको बंदे का फ़ोन, ठीक है ना, या तो वो फेक है, ठीक है, क्योंकि वो 2 दिन 4 दिन पहले का नंबर चला हुआ है, आज आपको मिल रहा है 4 दिन बाद, ठीक है। तो कैसे होगा, ऑथेंटिक कैसे होगा। इसलिए फॉरवर्ड करने से पहले आप पहले खुद, अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हो, ठीक है ना, तो आप पहले खुद वहाँ पे फ़ोन करो, उनसे पूछो कि भाई ये बात सच है। अगर आपको लगता है नहीं सच है तो आप आगे फॉरवर्ड मत करो, या अगर आप इतना एफर्ट्स नहीं कर सकते हो कि आप फ़ोन करो तो आप आगे फॉरवर्ड मत करो, तब भी उस केस में ही मत करो। लेकिन अगर आप करना चाहते हो हेल्प तो आप फ़ोन करो उसको, ठीक है। तो इतना ही कहना था यार। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा समझिए, पढ़िए, न्यूज़ पढ़िए ढंग से। ये जो फालतू की न्यूज़ चल रही हैं न्यूज़ चैनल पे चल रही हैं वो कम देखिए, लेकिन आप कुछ अखबार पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए, आपको समझ आएगा कि एक्चुअली वायरस है क्या, हम इस केस में क्या कर सकते हैं आगे जाके, ठीक है ना। और भारत में अभी क्या स्थिति है वायरस को लेके, कि हम कैसे बच सकते हैं। और मुझे लगता है कि हम जिस तरीके से 2020 से पहले 2019 में दिसंबर तक हम जिस तरह से मिल पा रहे थे, ठीक है ना, हाथ मिला रहे थे, गले मिल रहे थे, बाहर घूम रहे थे खुलेआम एकदम, ठीक है, उस तरह से मुझे लगता है कि हमें कम से कम तो अगर अच्छे से काम हुआ इंडिया में तो हमें 1.5 साल के आसपास लगेगा। और 1.5 साल तक आप जो है कोशिश कीजिए कि आप अपने दोस्तों से जुड़े रहिए, आप उनको फ़ोन करिए, बात करिए, और घर पे अच्छे से बात करिए, ठीक है, एक दूसरे का हाल पूछिए, और इसी तरीके से ज़िंदगी चलाइए। और जैसे जैसे चीज़ें ठीक होंगी और वैसे वैसे जो है सही होगा सब कुछ। और पॉजिटिविटी रखिए, दूसरों को खुश कीजिए, अच्छी बातें बताइए, ठीक है। और अगर कोई आपका जानने वाला अगर किसी को कोरोना हो भी गया तो उसको थोड़ा सा हौसला दीजिए कि बहुत लोग ठीक हुए हैं, आप भी ठीक हो जाओगे, है ना। ऐसा नहीं बोलना कि यार यार वो भी मर गया, वो भी मर गया, तुम्हारा तो कुछ क्या होगा तुम्हारा, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। तो आप उनसे ये भले ही बोलिए कि यार वो भी ठीक हो गया, वो भी ठीक हो गया, मेरे आसपास बहुत लोग ठीक हो गए, आप भी ठीक हो जाओगे, और अच्छे से इलाज करवाओ, है ना। और कोशिश करो कि यार इस केस में क्या है कि आप बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई है, ठीक है, काम नहीं है, आप वॉलंटरी पूछ लो, है ना, कि अगर आपको किसी चीज़ की मतलब फाइनेंशियल हेल्प चाहिए या फिर वैसी मॉरल हेल्प चाहिए, बात करने के लिए चाहिए, तो आई विल बी देयर, है ना, मैं आपके साथ हूँ, आप कभी भी मुझे फ़ोन करो। आप वॉलंटरी आप खुद से ऐसे बोल दो सबको कि यार मैं आपके साथ हूँ और मुझसे बात कर सकते हो, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं कोशिश करूँ, अगर आप कोशिश कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो तो आप करो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें फैलानी है यार। और सबसे बड़ी बात समझना है वायरस को क्या है और सिचुएशन कैसी है। और खैर कोई नहीं, मुझे इतना बोलना था, बाकी आगे बोलने वाली और भी बातें हैं, ठीक है, कि जो हर्ड इम्यूनिटी है इसका थ्रेशोल्ड क्या है, ठीक है ना, कहाँ पे जाके टूटेगा, क्या होगा, वो सब बात की बातें हैं। लेकिन अभी मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि वैक्सीन लगवाओ, ध्यान रखो अपना, पॉजिटिविटी फैलाओ, ठीक है, नॉलेज गेन करो ताकि आपको पता चले, और ये फालतू की फेक न्यूज़ फैलाना बंद करो, ठीक है ना। आँख मूंद के जो आगे फॉरवर्ड करते हो, हंसी मजाक के टुटले फॉरवर्ड कर दो यार, वो सही है, लेकिन ये फेक न्यूज़ फैलाना बंद करो, ये उतनी ही खतरनाक है जितना ये वायरस है, ठीक है। ये बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाला। आस्था अपनी जगह होती है, रिलीजन अपनी जगह होता है, और अंधभक्ति अपनी जगह होती है, ठीक है, और अंधविश्वास अपनी जगह होता है। तो ये अंधविश्वास है, अंधविश्वास को तब तक मत मानो जब तक आपके साथ खुद कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आप आगे फॉरवर्ड करते हो तो तभी करो जब आप खुद ठीक हो,
ये नहीं कि आपका तीसरा बंदा वो फलाना ठीक हुआ है उसने मुझे भेजा, मैंने आगे आपको भेज दिया। आप खुद ठीक हुए हो, आपने खुद प्रयोग किया है, तब आगे आगे भेजो आप, अदरवाइज़ मत भेजो। आप पढ़े लिखे लोग हो, आप सब हम सब समझदार हैं, ठीक है। तो ये करना है, ओके। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू यार, थैंक यू गाइस। तो आप लोग सब मेरे अपने हो यार, सब दोस्त लोग हो। तो बात करेंगे फिर। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको पूछना है किसी भी चीज़ के बारे में, प्लीज़ मुझे मतलब कॉल कर लीजिए, पूछ लीजिए मुझसे, एक बार बात कर लीजिए और हम इस बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।